जमीन घोटाले मामले पर सिद्धरमैया को हाई कोर्ट से झटका। गवर्नर की जांच की मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की 26 सीटों पर कल वोटिंग। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज में 61% मतदान हुआ था। तमिलनाडु में एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी साजिश के मामले में 11 स्थानों पर की जा रही छापेमारी। युवाओं का ब्रेन वॉश करके देश विरोधी बनाने का करते थे काम। बदलावन उत्पीड़न मामले में आरोपी की मौत की जांच करेगी सीआईडी। पुलिस मुठभेड़ में की गई थी आपको बता दें गई थी जान। वरिष्ठ डॉक्टरों की उपस्थिति में कैमरे में किया जाएगा पोस्टमार्टम। यूपी SSC आयोग पर अभ्यर्थियों का धरना। बड़ी संख्या में पहुंचे जूनियर असिस्टेंट। एग्जाम डेट जारी करने की कर रहे मांग। और यूपी बिहार के 33 जिलों में बाढ़। असम में तापमान 45 डिग्री के आसपास। हीट वेव के चलते स्कूल बंद। एमपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं मनोज माना। से अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से, जहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई। इसका आयोजन हम पार्टी के एडवोकेट आशुतोष कुमार ने राजा राम मोहन राव मेमोरियल हॉल में किया। इसमें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन ऑनलाइन शामिल हुए। मंत्री जीतन राम मांझी और मंत्री संतोष मांझी ने राष्ट्र कवि दिनकर की कविताओं को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र कवि की कविताएं राष्ट्र को समर्पित रहीं। कार्यक्रम में कवि सुधा संजीवनी, विनय विनम्र और डॉक्टर आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य नेता शामिल हुए। सम्मेलन में मुझे इच्छा थी कि मैं सशरीर उपस्थित हो सकूं, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मेरी तीव्र इच्छा रहते हुए भी मैं वहां नहीं आ पाया। इसका कारण है कि मुझे रांची आना पड़ा पार्टी के विशेष कार्य हेतु, और मुझे दुख है कि मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन मेरी आत्मा वहां पर है और मैं आज के दिन में आप सभी को शुभकामना देता हूं, खास करके स्वर्ण प्रकोष्ठ के सभी साथियों को, वरुणेश विजय जी को, उनकी जो दिल्ली स्टेट की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, वहां पर उपस्थित सभी लोगों को, जो गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबको शुभकामना देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इतनी संख्या में यहाँ पहुँच करके हमारी पार्टी के सदस्यता अभियान भी चल रहा है और हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग दिल्ली के सभागार में उपस्थित हैं। ये भाइयों बहनों एवं विशेष करके राष्ट्र कवि दिनकर जी के चाहने वाले लोग, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज दिनांक 23 सितंबर 2024 दिल्ली के राजा राम मोहन राय सभागार में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आकस्मिक कारण के कारण मैं अपनी आत्मिक इच्छा रहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूं, जिसका मुझे दुख है। किंतु हृदय से मैं स्वर्ण प्रकोष्ठ के हमारे युवा एवं यशस्वी साथी श्री वरुणेश विजय एवं श्री आशुतोष को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां छछरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दसौरा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के परिजन गिरफ्तारी और सजा को लेकर मृत बच्ची के परिजन व गडरिया समाज के लोगों ने लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक से हत्यारे आरोपी के परिजन को गिरफ्तार करने की मांग की है। मंगलवार को इस मौके पर गडरिया समाज के प्रधान नरसिंह ने बताया कि 4 दिन पहले आरोपी राजेश ने बच्ची को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर उसके शव को खेत में दबाकर फरार हो गया था। उन्होंने कहा कि इस केस में आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले में आरोपी के परिजन भी उतने ही दोषी हैं जितना कि आरोपी राजेश दोषी है, क्योंकि जब आरोपी राजेश अपने घर आया और उसने अपने कपड़े बदले तो उसके घर वालों ने ही उसको भगा दिया, जबकि घर वालों का यह कर्तव्य बनता था कि वह उस दरिंदे इंसान को तुरंत पुलिस के हवाले करते।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही चुनाव प्रचार की जो गति है वो भी बढ़ती जा रही है। रेवाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव लगातार जनसमर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। सभा करके जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वही अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जन जन तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने रेवाड़ी विधानसभा के गांव महेश्वरी और जाट में जन समर्थन जुटाने के लिए सभा को संबोधित किया। जन समर्थन सभा में उमड़ी भीड़ देख दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव गदगद नजर आए। रेवाड़ी से तो दूर से ही पूरे हरियाणा में रेवाड़ी की खबर आ रही है कि रेवाड़ी से हमारे भाई चिरंजीव बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। रेवाड़ी हल्के ने ठाना है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाना है और चिरंजीव भाई को बड़े बहुमत से जिताना है। और मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। पूरे प्रदेश से कोने कोने से यही बात आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया हरियाणा में। बीजेपी का कुशासन 10 साल तक हरियाणा की जनता को ठगने का काम जिस पार्टी ने किया, कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। कांकेर से यह अहम खबर जहां मोटरसाइकिल ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 17 मोटरसाइकिलों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 15 लाख की मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद किया है। मोटरसाइकिल फाइनेंस कराने के नाम पर करते थे ठगी। आम ग्रामीणों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर ठगी करते थे। किराए पर चलाने के नाम पर करते थे ठगी। थाना चरामा में मोटरसाइकिल ठग, आपको बता दें, मोटरसाइकिल ठगी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज करके चरामा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। थाना चारामा अंतर्गत आसपास के ग्रामीणों से ये आवेदन प्राप्त हुए थे कि उनको कुछ व्यक्ति हैं जो लुभावनी स्कीम बताकर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा कर उनसे मोटरसाइकिलें ले लिए हैं और किस्त जो है वो भी नहीं दे रहे हैं, ना ही मोटरसाइकिल उनको वापस कर रहे हैं। इस तारतम्य में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रार्थियों पे से आवेदन लेकर 4 एफआईआर पंजीबद्ध की गई हैं, जिस पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को उसमें उठाया है, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो इनको स्कीम इस तरह लुभावनी स्कीम देने के पश्चात अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में शोरूमों में ले जाकर उनके नाम पर गाड़ियां फाइनेंस कराते थे और उनको ये बताते थे, जैसे किसी को ये बताते थे कि मेरा भाई आर्मी में है या अन्य कई तरीकों से उनको बताते थे। खबरों करेंगे अगली खबर का। जनपद पंचायत डबरा क्षेत्र में संचालित पीएम श्री जनपद प्राथमिक शाला कटे कोनी कला में लोक शिक्षण आपको बता दें संचालन आलय रायपुर छत्तीसगढ़ जिला शक्ति के प्रभारी अधिकारी धनंजय प्रसाद सारथी सहायक संचालक के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वही निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में लगे किचन गार्डन बागवानी के गमले में लगे फूल फल सब्जी के पौधों को देखकर उन्होंने प्रशंसा की। विद्यालय में प्रवेश करते हुए बच्चों द्वारा बनाए गए मिट्टी के आकर्षक कलात्मक गणेश शिव व पशु पक्षियों की मूर्तियों को देखते हुए बचपन की यादें ताजा की। उन्होंने शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न बिंदुओं का निरीक्षण करते हुए मध्याह्न भोजन की जानकारी लेते हुए रसोइयों को आवश्यक सुझाव दिए। यहाँ पर आने पर मुझे जितनी थकान थी सब दूर हो गई। रात को भी मैं करीब 3 बजे लगभग आया हूँ और सुबह उठ करके इनके साथ में मैंने आदरणीय एचएम साहब के साथ में यहाँ मेरा आगमन हुआ है और मेरा प्रयास था कि मैं किसी तरह समय पर पहुँच जाऊँ। पहुँचा भी, सब बच्चों के साथ भी रूबरू हुआ, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भी एक बातचीत बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा परिचर्चा, जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, गुणात्मक सुधार के क्षेत्र में, मध्याह्न भोजन पोषण के क्षेत्र में और यहाँ की जितनी भी प्लांटेशन जो हुई है।
देश के बाद में अब अगली खबर महाराष्ट्र के मुंबई से आपको दिखाते हैं। एक और जहां तिरुपति मंदिर के प्रसाद का मामला भी पूरे देश में चल रहा है, वहीं हर राज्य के बड़े बड़े मंदिरों में वहां के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदिरों के प्रसाद की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रसाद के बीच में चूहे के बच्चे को देखा जा सकता है। वहीं सिद्धिविनायक मंदिर में उसके ट्रस्टी सदा सरवण ने बताया कि यह वीडियो हमारे मंदिर का नहीं है, फिर भी इसकी पूरी जाँच करके आप लोगों को बताया जाएगा और हमारे यहाँ जो प्रसाद भक्तों को दिया जाता है उसकी पूरी जांच मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। तो इस तरह का कोई भी मामला हमारे मंदिर से जुड़ा नहीं है। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कप्तान के पास फरियाद लेकर पहुंची महिला ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, दहेज लोभियों के उत्पीड़न से परेशान थी मृतक महिला। पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी महिला को इंसाफ नहीं मिला था। इसके बाद एसपी की चौखट से भी महिला को इंसाफ नहीं मिला और लौटते वक्त महिला की मौत हो गई। पुलिस की कार्यशैली से डिप्रेशन में महिला चल रही थी। 1 माह पहले ससुरालियों ने महिला को प्रताड़ित किया था और डिमांड पूरी न होने पर महिला को तेजाब पिला दिया था। आपको बता दें, दहेज की डिमांड पूरी न होने पर महिला को तेजाब पिला दिया गया था। सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत महिला की शादी हुई थी। दहेज में 1 लाख रुपए और बाइक की लोभियों ने डिमांड की थी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो दहेज लोभियों के उत्पीड़न से परेशान मृतक महिला, पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी महिला को इंसाफ नहीं मिला। ससुरालियों ने जहर पिला दिया। हाँ, तेजाब क्या पिलाया? तेजाब किसने? ससुरालियों ने। क्यों? भाई घर की लड़ाई में पिला दिया है। अपनी भाभी से लग रहा हूँ। देवर इसका आदमी। कितने साल पहले शादी हुई थी? 1 साल होगी। ये मेरी सिस्टर है, इसे उसके ससुरालियों ने तेजाब पिला दिया। ये उसका चक्कर उसकी भाभी से चल रहा है, इसलिए इन्होंने तीनों ने मिलकर इन्हें जहर पिला दिया। जेठ ने और जिठानी ने और इनके आदमी ने। कोई दहेज वेज की डिमांड भी? हाँ जी, 1 लाख रुपए मांगा था और एक बाइक डिमांड थी उनकी। अवगत कराना है कि थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को 16 अगस्त को एक महिला द्वारा तेजाब पीकर अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर नियमानुसार महिला का मजिस्ट्रियल बयान कराया गया। 28 अगस्त को जब महिला वहां से डिस्चार्ज हुई है तो उसने अपने जो परिजन है, जो ससुराल और मायका पक्ष है, दोनों के सामने लिखित में एवं वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके पति से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसने तेजाब पी लिया था तथा वह अपने पति के साथ दोबारा रहना चाहती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी पहुंचे सीएम योगी ने विजय उद्यान पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसके बाद जनपद के जीआईसी मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। मंच पर आते ही पूरा पंडाल जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने भी मंच से जनता की भावना को टटोलते हुए मंच से जनपद के विकास की बात की। सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में जनपद को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने की बात कही और कहा कि अब राजधानी के बराबर विकास जनपद में भी होगा। जनपद के सुप्रसिद्ध महादेवा धाम को काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किए जाने की घोषणा की। वहीं हॉकी के उम्दा खिलाड़ियों में से एक, भारत को वैश्विक पटल पर नाम दिलाने वाले बाबू केडी सिंह की पुरानी कोठी को स्मारक बनाने की बात कहकर जनपद वासियों का दिल जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी जब मैंने नौकरी छोड़ के जब आए एक्टिव हुए राजनीति में, तो हमारे पीछे हमारे राजनीतिक गुरु जी खड़े ही हैं, अवधेश श्रीवास्तव जी। तब उनके सानिध्य में मैं एक्टिव हुआ राजनीति में। सामाजिक तो था लेकिन राजनीतिक नहीं था। तो राजनीति में एक्टिव हुआ, उसी दिन से मैं पंडित जी के बारे में जितना पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो हमारे मन में विचार आया कि नहीं, उनके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उस विचारधारा पर हमने काम करना शुरू किया। लेकिन जब संगठन के आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से जब मैं एमएलसी बना, तो मेरा पहला मन में विचार आया था कि मैंने उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करवाना है, उन मूर्ति की स्थापना करवाना है। और मैं जब पर्यटन विभाग से मैं कुछ योजनाओं को लेता था, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी प्रतिमा के लिए मैंने उनसे डिमांड रखा। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर के आईटीआई मैदान में आयोजित कौशल महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री व राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने युवाओं को विकसित
आपको बता दें युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में एनकाउंटर पर बोलते हुए कहा कि यूपी पुलिस इतनी मजबूत है कि गोली चलाने की जरूरत ना पड़े, इतनी मजबूत पुलिस को होना चाहिए। दरअसल आज बिजनौर ITI के मैदान में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अनोखा कार्यक्रम पहली बार बिजनौर में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है। यह एक प्रयास हुआ है कि आपको बता दें बड़ी संख्या में देश की 50 बड़ी कंपनियां और कंपनियों ने यहां आकर अवलोकन किया है। अनोखा कार्यक्रम पहली बार बिजनौर में इस तरह का कार्यक्रम हो पाया। मेरे मंत्रालय की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि। चंदन लगातार चिंता कर रहा था कि यहाँ नौजवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक प्रयास हुआ है। 3,500 बड़ी संख्या है। देश की 50 बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर्स दिए, इंटरव्यूज़ किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान हैं, काबिल हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करें, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अयोध्या से, जहां भगवान राम की नगरी में 8वें दीपोत्सव को लेकर ऐतिहासिक तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला के दिव्य भव्य महल में विराजमान हुए। भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। भगवान राम की नगरी 30 लाख दीपों से जगमग होगी। 25 लाख दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। अग्रणी आपको बता दें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से एक बार अयोध्या का नाम शुमार होगा। तो वहीं जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक तैयारी में जिला प्रशासन भी लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 8वें दीपोत्सव को लेकर ऐतिहासिक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। राम की पैड़ी पर 25 लाख दीपक जलेंगे। लेजर शो होगा। रंग बिरंगी लाइटों से राम की नगरी रंग बिरंगी लाइटों से राम की नगरी जगमग होगी और उसके हिसाब से स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। और प्रारंभिक बैठकें जिलाधिकारी द्वारा कर ली गई हैं और इसके अलावा पिछले वर्षों के मुकाबले और भव्य रूप से आयोजित किया जाए दीपोत्सव, इस प्रकार का प्रयास है हमारा। और इस बार एक नई चीज़ ये होगी कि जो हमारा स्थल है दीपोत्सव, जहाँ पर मुख्य रूप से जहाँ पर दीपक सब रखे जाते हैं, जहाँ पर कार्यक्रम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा का निर्माण भी इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है, वही पूरा हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी हद तक जो अयोध्या के वासी हैं उनको भी हम लोग वहाँ पर और बड़ी संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले उनको वहाँ अकोमोडेट करने की स्थिति में इस बार होंगे। तो और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार दीपोत्सव हो रहा है, तो इस बार उत्साह भी ज़्यादा होगा। उसी के अनुरूप हम लोग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए झांकियों को लेकर के, इस प्रकार से पहले होता रहा है, वो तो उसका एक सेट पैटर्न है, उसी को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास होता है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला अब यूपी तक पहुंच गया है, क्योंकि वृंदावन में भी तमाम दुकानों से लड्डू के सैंपल लिए गए हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट में वो सही पाए गए हैं। वहीं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। आज के न्यूज़ की टीम ने कानपुर के सुप्रसिद्ध पनकी धाम के महंत कृष्णदास जी से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावट एक अपराध है, क्योंकि इससे लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि प्रसाद में विश्वसनीयता होती है और ऐसे मामलों से विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आती है। उन्होंने प्रसाद में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पनकी मंदिर में बिक रहे प्रसाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक तो यहाँ सब ठीक है, अगर मामला बढ़ेगा तो यहाँ भी जांच कराई जाएगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये विवाद अब उत्तर प्रदेश तक आ चुका है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में तमाम दुकानों से लड्डू के सैंपल लिए जा चुके हैं। इसके साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी गई। इस वक्त के न्यूज़ की टीम मौजूद है कानपुर के प्रसिद्ध पनकी धाम में। हमारे साथ पनकी मंदिर के महंत हैं कृष्णदास जी, उनसे इस विवाद को लेकर बातचीत करेंगे और यह भी बातचीत करेंगे कि क्या पनकी मंदिर में भी कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। महंत जी, के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
विवाद चल रहा है प्रसाद को लेके। मैं बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूँ महंत कृष्णदास। ये भोग की व्यवस्था खाने से संबंधित हुआ करती है। इसमें यदि अविश्वास कहीं से पैदा हो जाए और वो अविश्वास सिद्ध हो जाए ये सही है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। और इसमें एक मैं थोड़ा सा अपना सुझाव भी देना चाहता हूँ कि किसी देवालय में या मंदिर पे जो मिठाई के प्रतिष्ठान लगे हुए, दुकानें लगी हुई, इन दुकानों में जो प्रसाद बनाया जाता है उस प्रसाद में जो भी मिश्रण किया जाता है, चाहे वो तेल से संबंधित हो या घी से संबंधित हो या बेसन से संबंधित हो, तो आखिर ये जो दुकानदार सामान लाते हैं तो लाते तो ये किसी दुकान से ही हैं, ला के बनाते हैं। तो जिन फैक्ट्रियों में ये कार्य हो रहा है तो मंदिर पे बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं, लगे। लेकिन इस प्रतिबंध के साथ साथ उस पर भी ये प्रतिबंध लगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है और कहाँ ये हो रहा है। देखिए हमारे साथ पनकी मंदिर के महंत हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बलिया से, जहां यूपी में ढाबा, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थ बेचने वालों द्वारा मानव अपशिष्ट और गंदी चीजें मिलाने को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश पर योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सनातन को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। भोजन में मानव अपशिष्ट मिलाना या थूक मिलाना हो जो धर्म और आस्था के अनुकूल नहीं है, इस पर रोक लगाना जरूरी है। लिहाजा पहचान बताना भी बेहद जरूरी है। ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ जी ने बेहद कड़ा कदम उठाया है। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग सनातन को भ्रष्ट करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष राजनीतिकरण इसका कर रहा है, जबकि मैं पूछना चाहता हूं कि वह इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक उस मानसिकता के लोग भी खड़े हैं जो कि सनातन को नष्ट करने या सनातन को भ्रष्ट करने के लिए अपना इसमें न जाने कौन सा धार्मिक तुष्टीकरण मानते हैं। और उसी की श्रृंखला में यह भी हो रहा है कि कहीं भोजन में थूक मिलाना या कुछ और अपशिष्ट मिलाना या ऐसे तत्व मिलाना जो कि धर्म के और आस्थाओं के अनुकूल ना हो, यह देखने में आ रहा है। और उसके रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि अपना प्रमाण सामने होना चाहिए कि आखिर आप खाने की चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के सामने, तो आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। अगर व्यक्ति की इच्छा होगी तो आपका यहाँ से भोजन करेगा या खाद्य सामग्री लेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं लेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के सकलडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजय यादव को गरीबों को लाभ देना उनके लिए जान पर खतरा बन गया है। चिकित्सा अधीक्षक को आपको बता दें कॉल करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराने के कार्य को तत्काल बंद करने की धमकी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर अंजाम भोगने की भी बात कही गई है। चिकित्सा अधीक्षक ने उप जिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी गई है। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय यादव ने बताया कि मैं सकलडीह का चार्ज लेने के बाद लगातार सरकार की मंशा के अनुसार चिकित्सा व्यवस्था सुधारने में जुटा हुआ हूं, जिसका परिणाम है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहले ऑपरेशन से गरीब महिलाओं को बच्चा पैदा कराने का कार्य नहीं किया जाता था, लेकिन मैं जून से लगातार गरीब महिलाओं का, प्रसव पीड़ा की महिलाओं को ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराने की बढ़ोतरी करने का कार्य कर रहा हूं। पहले महीनों में 2, फिर 4, फिर 8 और पिछले अगस्त महीने में जिला चिकित्सालय से भी एक ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराने की संख्या में इजाफा करते हुए कुल 27 गरीब महिलाओं को ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराया है। ऑन कॉल डॉक्टर बुला करके सरकार की गरीब महिलाओं को लाभ देने का मैं काम कर रहा हूं। कल देर रात शाम को करीब 9:50 पे एक कॉल आई मेरे पास और उन्होंने मेरा पहले डिटेल जानना चाहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। फिर मैं उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं,
तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा से बात करते हुए उन्होंने कहा तुम अपना बताओ। फिर मैं जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि सकलडीहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो ऑन कॉल ऑपरेशन हो रहा है उसको आप बंद करा दो। तो हमने कहा क्यों बंद करा दें? तो बोला कि ऑन कॉल वहाँ ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। हमने कहा कि ये परमिशन लेके ऑपरेशन किया जा रहा है, सरकार की मंशा है कि जहाँ भी महिला चिकित्सक नहीं है ऑन कॉल पे आप बुला के ऑपरेशन करा सकते हैं। इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय दोनों को है। और महानुभाव जब बात करते करते मुझे मतलब गाली गलौज, फिर उन्होंने कहा अगर आप ऑन कॉल कराते हो तो इसका अंजाम आप भुगत लेना, ऑन कॉल बंद कर दो। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी कल दिनांक 25 दिसंबर 2024 बुधवार को हरियाणा राज्य के जिला जिंद में सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती विधानसभा आम चुनाव हेतु कल 25 सितंबर को जिंद जिले में स्थित उचाना अनाज मंडी के मैदान में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर बीएसपी व इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो गठबंधन द्वारा आयोजित सम्मान दिवस जनसभा को संबोधित करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में प्रत्येक अस्पतालों में बुखार से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जिसमें छोटे बच्चों की संख्या अधिक है। लखनऊ में सिविल अस्पताल में डेंगू ग्रसित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बुखार और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद सिविल अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में हमारी के न्यूज की टीम सिविल अस्पताल में पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का के न्यूज की टीम ने जायजा लिया। के न्यूज का कैमरा देख मरीजों ने भी अपनी बात रखी। नहीं, सिविल में उपचार के लिए लगभग पर डे 2,500 से 3,000 पेशेंट आते हैं। उसमें कुछ बुखार के भी पेशेंट हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट डेंगू के करीब 24 मरीज भर्ती हैं और उसके लिए हर वार्ड में फीमेल वार्ड, मेल वार्ड एंड चिल्ड्रन पीडियाट्रिक्स वार्ड में सब में बेड रिजर्व है। अगर पेशेंट कभी ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए और बेड्स की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी ठीक ना है, बुखार कम पड़ा। कितने दिन हो गए इनको? कल शाम के हैं। उपचार को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सही है। तो यहाँ पर तमाम जो है बच्चों के जो गार्जियन है वही यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से बेड पर यहाँ पर मच्छरदानी से लेकर हर चीज़ की व्यवस्थाएं तो यहाँ पर पूरी तरीके से हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो है लगातार जिस तरीके से चिकनगुनिया और बुखार के वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एडमिट हो रहे हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आपका पेशेंट यहाँ पर एडमिट है? हाँ, डेंगू हो गया है और पहले तो उसमें प्राइवेट में दिखाया गया था, वहाँ कुछ नहीं मतलब हो पाया तो मैं यहाँ एडमिट करवा दिया हूँ और सहयोग हॉस्पिटल का भरपूर मिल रहा है। डॉक्टर भी आए थे, अच्छे से उन लोगों ने कोऑपरेट किया है और जो भी हो सक रहा है पूरी मदद कर रहे हैं। कि जब अधिक संख्या होती है तो बेड से एक बार उनको जो है अन्य अस्पतालों में भी रेफर किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में जो है डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है चिकित्सा स्वास्थ्य तरीके के तमाम जो अधिकारी हैं वो जो है इसको लेकर सजग हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अविनाश। लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी मौजूदगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल हॉस्पिटल में है। यहाँ पर हम पहुंचकर जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में है। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है डेंगू वार्ड है, जहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बुखार से पीड़ित जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है किस तरीके से जो अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं कुछ हद तक तो बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बुखार के जो मामले, चिकनगुनिया के जो मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है बच्चे कितना प्रभावित हो रहे हैं और जो है उन बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है जो एडमिट हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है उनके गार्जियन भी, हम उनसे समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अविनाश।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगामी होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी एवं ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। संलग्न सूची के प्रभारी एवं ऑब्जर्वर से अपेक्षा है कि वो अतिशीघ्र अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां के कांग्रेस जनों से संपर्क स्थापित कर उक्त विधानसभा क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित विधानसभा और आयोजित होने वाले आपको बता दें संविधान सम्मान सम्मेलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का कष्ट करें। साथ ही विधानसभा उपचुनाव में मजबूती के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ पुलिस लाइन परिसर स्थित ब्लॉक 6 के आवास संख्या 8 से सिपाही का कई दिन पुराना शव बरामद हुआ। आवास का गेट खुलने पर अंदर का मंजर देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। प्रभारी एसपी आपको बता दें एएसपी संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौका मुआयना करने पहुंचे। आवाज से उठ रही दुर्गंध से आसपास रहने वाले लोग आजिज आ गए थे, इसलिए विभागीय अधिकारियों को जानकारी देते हुए दरवाजा खोलने की सहमति ली। दरवाजा खुलने के बाद दिखे मंजर ने सभी के होश पाख्ता कर दिए। अंदर पड़े सिपाही धर्मेंद्र सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी ग्राम सलैया कोतवाली औरैया जनपद औरैया का निवासी था। कई दिन पुराना शव काफी छत बिछत पड़ा था। सीओ लाइन रविंद्र नाथ राय व आरआई अविचल पांडे के निर्देश में स्टाफ ने आवास की जांच की। खबर पाकर मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। मौके पर चर्चा रही कि मृतक सिपाही शराब पीने का आदी था और दिसंबर 2023 से गैर हाजिर चल रहा था। परिजनों को घटना की सूचना भेजी गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। योगी सरकार का थूक एवं मूत्र जिहाद की घटनाओं के बाद उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में लोगों के हित में संशोधन के आदेश दिए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने टीला साहबाजपुर में महापंचायत में पास किए गए प्रस्ताव में मुख्य प्रस्ताव पर निर्णय लिया है। ये सभी सनातन प्रेमियों की जीत है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी अब नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज़ है। पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मिलकर। और हमारा तो ये कहना है, जो लोग इन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल एक मौलवी ने बोला कि हम लोग थूक करके उसको पवित्र करते हैं, बरकत करते हैं। कोई उनके अंदर इस तरह का कहीं कोई एक फिरका है जो इस तरह की हरकत करता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी थूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग गए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जाकर के अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां रंगदारों का ऐसा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने रंगदारी वसूलने के लिए 3 चोरों की आउटसोर्सिंग की थी। आउटसोर्स किए गए बदमाशों का बैकग्राउंड चोरी रहा है। यही वजह रही है कि रंगदारी के लिए आउटसोर्स किए गए बदमाश यहां भी चोरियों को अंजाम देने लगे। पुलिस चोरी की घटनाओं को वर्कआउट कर रही थी। उसी दौरान ये रंगदारी गैंग हत्थे चढ़ा, जिसकी प्लानिंग अरबों रुपए की जमीन हथियाने की थी। मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके से जुड़ा है, जहां रजवापुर गांव में सूरज यादव नाम के एक युवक को चोरी के शक में पकड़ा गया था। ग्रामीणों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया और उससे पूछताछ हुई तो मामला अरबों रुपए की जमीन को लेकर रंगदारी से जुड़ा पाया गया। दरअसल रायबरेली के रहने वाले नीरज पांडे और सूरज यादव को कहीं से मालूम हुआ था कि लखनऊ में यश इंफ्राविल्ड के मालिक मित्तल दंपति की मौत के बाद उसकी लखनऊ स्थित अरबों रुपए की संपत्ति का ऑथराइज सिग्नेटरी उनका ड्राइवर नंदकिशोर कश्यप है। सूरज यादव नीरज
पांडे और प्रथमेश ने उन्नाव के सातिर चोर शिवम और हंसराज को आउटसोर्स करते हुए अपने गैंग में शामिल कर नंद किशोर को किडनैप कर लिया। पांचों ने नंद किशोर को 10 लाख रुपए का चेक देकर उससे कहा कि ये तुम रखो और 18 बीघे कंपनी की जमीन हमारे क्लाइंट के नाम कर दो। उधर लखनऊ में नंद किशोर को किडनैप करके डील हो रही थी। इधर आउटसोर्स किए गए बदमाश आदतन चोर होने के कारण 2 जगह चोरी करने में लग गए। गुरबख्शगंज पुलिस की इन्हीं चोरी को वर्कआउट कर रही थी, तभी दोनों आउटसोर्स किए गए चोर समेत 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए। वहीं रंगदारी गैंग के मुखिया नीरज पांडे की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान, कई अवैध असलहे बरामद किए। 24 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ गुरुबख्शगंज थाने में रायबरेली में, और यह बीएनएस की धारा 308 एक्सटॉर्शन की और 111 संगठित अपराध की और 117 के संपत्ति रखने की धारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया। घटनाक्रम इस प्रकार है कि एसपी महोदय के निर्देशन में जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए थे और उसका दूसरा साथी भी पुलिस ने उसको पकड़ा। और हम पूरे रायबरेली में जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इनका आपराधिक इतिहास पूरी तरह से चोरी और लूट जैसी धाराओं में था, इस कारण से हम लोगों ने घटना से जोड़ने का प्रयास किया कि चोरी को किस तरह से ये अंजाम दे रहे थे। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक तथ्य प्रकाश में आया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर औरैया से, जहां जिलाधिकारी की एक बार फिर मानवता सामने आई है। शिकायत करने पहुंची बुजुर्ग महिला को जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने साधन न होने की वजह से तहसीलदार अजित मल की सरकारी गाड़ी से घर छुड़वाया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक के बाद एक अच्छे कार्यों की वजह से कम समय में ही औरैया की जनता अपना विश्वास उन पर बनाया है। जिलाधिकारी औरैया अच्छे कार्यों की वजह से फिर से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बहराइच से, जहां मोतीपुर थाना परिसर में तेंदुए ने पहुंचकर अपनी चहलकदमी की है। हालांकि वाकया देर रात का होने से सन्नाटे के चलते तेंदुआ किसी पर हमलावर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि तेंदुआ सिंचाई कॉलोनी होकर थाना परिसर में दाखिल हुआ। बाउंड्री के अंदर कुछ देर टहलने के बाद वो बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। थाना भवन में स्थापित सीसीटीवी कैमरों ने तेंदुए के प्रवेश से लेकर वापसी तक के दृश्य को कैप्चर किया। बताया जाता है कि थाने में कैप्चर वीडियो ही वायरल हो रहा है। जिले में भेड़ियों के हमले से ग्रामीण पहले से ही दहशत में थे। इससे भेड़िया के धोखे सियार को शिकार बनाकर मार गिराया जाने लगा था और अब आबादी में तेंदुए के दस्तक देने से लोगों की घबराहट और लोगों का डर और अधिक बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर तेंदुए को काबू करना चाहिए। अभी तक ये कमिश्नरी की मंडल की बैठकें चल रही हैं। ये मेरी 17वीं बैठक है और 75 जिले करने के बाद अब एक मंडल और मेरा रह रहा, वो भी पूरा हो जाएगा। और आज मंडल के बैठक में जिले के जितने भी अधिकारी आए थे, सबको मैंने एक तो ये निर्देशित किया है कि बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ बच्चों को मिले और जनता तक वो योजनाएं पहुंचे। दूसरा, हमारे यहाँ एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो जॉइंट एक्शन प्लान है उस पर कितना काम हुआ है उसकी जानकारी लेते हुए निर्देशित किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में ठंडी पड़ चुकी बाल विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और अधिकारियों को एक्टिव करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मंडलीय समीक्षा बैठक की। विकास भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में बाल कल्याण विभाग, बाल श्रम विभाग, कलेक्ट्रेट बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने बारी बारी से सभी अधिकारियों की क्लास लगाई। नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कमिश्नर मंडल की बैठक चल रही है। 75 जिलों की बैठक के बाद 17वीं ये बैठक है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध योजना की जानकारी की, साथ ही 100 मीटर तक स्कूलों के बाहर बीड़ी, मसाला, नशा उत्पादों की बिक्री बैन होने के बाद क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा की। अभी तक ये कमिश्नरी की मंडल की बैठकें चल रही हैं
ये मेरी 17वीं बैठक है और 75 जिले करने के बाद अब एक मंडल और मेरा रह रहा, वो भी पूरा हो जाएगा। और आज मंडल के बैठक में जिले के जितने भी अधिकारी आए थे, सबको मैंने एक तो ये निर्देशित किया है कि जो बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ बच्चों को मिले और जनता तक वो योजनाएं पहुंचे। दूसरा, हमारे यहाँ एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो जॉइंट एक्शन प्लान है उस पर कितना काम हुआ है उसकी जानकारी लेते हुए निर्देशित किया है कि जो गाइडलाइन हमने दी थी विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान बीड़ी सिगरेट गुटखा की दुकान नहीं होगी, ई सिगरेट को बैन किया है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी जिले में टीचर की क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, मंझनपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवारी के हेड अध्यापक शैलेंद्र तिवारी ने छात्र के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। दरअसल शिक्षक ने बच्चे पर डंडा फेंक कर मारा। इससे छात्र ने अपनी बाईं आंख की रोशनी खो दी। 2 बार ऑपरेशन के बाद जब चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए तो पीड़ित छात्र की मां ने न्याय की गुहार के लिए CWC का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले शिक्षक ने मामले में 16 समझौता के लिए पीड़ित परिवार को 10 लाख का फर्जी चेक थमा दिया था। डीएम मधुसूदन हुलगी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी टीचर शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला करारी थाना क्षेत्र के नेवारी का है। स्कूल में बैठा था, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। टीचर ने कहा जाओ बुला लाओ, मैं बुलाने गया, नहीं आए। उसके बाद फिर सर से बताया, सर मेरे गुस्सा हो के आंख में डंडी मार दी। फिर क्या हुआ? फिर हमें ले गए वो दवाई कराने, पता नहीं कौन सी ड्रॉप दिलाए, फिर लाके वो क्लास में लिटा दिए। फिर घर वाले ने कैसे जानकारी दी? कुछ बच्चे दौड़ के गए, बिन पूछे सर से, वो बताएं तब मम्मी लोग आए हैं। मेरा बच्चा स्कूल में गया था, बस कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चे बाहर मतलब चहेट के लाए, अंदर गया मास्टर चहेट के लाए। फिर उसके बाद मतलब बच्चे को डंडा खींच के मार रहे थे। मेरे बच्चे के बाएं आँख में लग गई। उसके चोट लगने से उसके आँख की रोशनी चली गई है। उसके आँख से खून बह रहा था। मेरे घर में कोई संदेश नहीं दिलवाया गया है। कुछ बच्चे बाहर से आए, बताए स्कूल से कि तुम्हारे बच्चे को चोट लगी है, मास्टर साहब डंडा खींच के मार दिए, उसको दिखाई नहीं दे रहा। ये मामला संज्ञान में है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस संबंध में जांच करने के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक रही अगली खबर का। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता कर रही कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने JNCU प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। गंगा बहुउद्देशीय सभागार दीक्षांत समारोह में 42 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान कर प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकारी एवं राज्य सरकारी युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय को युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि सरकारी नौकरी के बजाय युवा स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ पाएं। बहुत अच्छा लगा। चांसलर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों प्राप्त हुए मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज दिया आज राज्यपाल महोदया ने आपको? हमें तो बहुत ज़्यादा उत्साहित ही किया उन्होंने। तो चीज़ में बोला कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए, आप लोग मतलब खेल कूद में भी भाग लीजिए, आप लोग हर चीज़ में भाग लीजिए। इंटर्नशिप के बारे में भी उन्होंने बताया हमें कि सरकारी नौकरी के पीछे ही ना भागे, आप कंपनी में इंटर्नशिप भी करें। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर रामचंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, कुलपति संजीव कुमार गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के समस्त सदस्यगण, आमंत्रित सभी अतिथिगण, अध्यापकगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्तियां, देवियां और सज्जनों,
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले में लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चोरों और टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। चोरी नकबजनी की घटनाओं में शामिल 5 और टप्पेबाजी की घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से सामान की बरामदगी की है। सकरन पुलिस ने चोरी और नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 39,000 की नकदी, आभूषण, 2 मोटरसाइकिल और 2 जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। सकरन के द्वारा अपनी टीम के साथ विगत दिनों थाना सकरन एवं तंबौर के अंतर्गत हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया है। इन घटनाओं में संलिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी का जो आभूषण और नकदी कुल 39,000 रुपये है तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचे को उनके साथ बरामद किया गया है तथा इनको नैतिक कार्रवाई सुनिश्चित करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच के अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा क्षेत्र के रुपेडिया थाना इलाके में आपको बता दें एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नेपाल के बांके जनपद की रहने वाली रेखा 35 वर्षीय महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार की गई महिला के पास से करीब 5 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। बरामद की गई चरस की कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार की गई महिला को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। दिनांक 23 सितंबर को लगभग 6:15 बजे शाम में एसएसबी और रुपेडिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान किया जा रहा था। इसमें रेखा बुढ़ा जो कि जिला रुकम नेपाल राष्ट्र की रहने वाली है, इनके पास से 5 किलो नाजायज चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,50,00,000 रुपये के आसपास है। इनके द्वारा अपने शरीर में छिपा करके चरस ले जा रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये हिमाचल प्रदेश में चरस ले जा रही थी। उनको गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज वो जेल भेजा जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट तहसील के नरगढ़ा ग्राम सभा निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग आपको बता दें हार्ट पेशेंट आनंद को डोली से 8 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल पहुंचाया गया। बुजुर्ग के सीने में अचानक दर्द शुरू हो गया। गांव की सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, इससे वाहनों की आवाजाही संभव नहीं रहती, इसलिए दिल का दर्द शुरू होने पर परिजनों को आनन फानन में डोली का इंतजाम करना पड़ा। पैदल 8 किलोमीटर चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाना परिवार के लिए काफी मुश्किल सफर रहा। बता दें कि ग्राम प्रधान नरगढ़ा भागीरथी देवी व सामाजिक कार्यकर्ता तारा सिंह द्वारा लगातार सड़क निर्माण को लेकर पैरोकारी की जाती रही है। इसके बाद भी जिम्मेदार तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गंभीर और बुजुर्ग रोगियों को इलाज के लिए इसी तरह ले जाना पड़ता है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा बिना न्याय विभाग की अनुमति लिए शासनादेश के विरुद्ध जाकर उच्च न्यायालय में कुछ विशेष मामलों में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से स्पेशल काउंसिल बुलाने व उन्हें प्रति सुनवाई हेतु 10 लाख रुपए दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में दस्तावेजों के साथ चीफ सेक्रेटरी का शपथ पत्र 2 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि जनहित याचिका निरस्त करने योग्य है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।